हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एएल क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है कि इस सहकारिता बैंक की जो भर्ती है इसमें अपना एक छत्र राज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे इस चैनल की क्लासेज को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत विश्वास आप लोगों ने जताया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमने एक स्कीम रखी थी, कुछ ऑफर्स रखे थे 15 नवंबर तक, दिवाली तक, लेकिन उसमें बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर हमारी कोऑपरेटिव एक्ट की क्लास नहीं आई, इसकी कोई डेमो क्लास हमें दे दीजिए। तो देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोर्स बेचा जाए। भाई कोर्स तो आप कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, सिर्फ मेरा नहीं खरीदेंगे, किसी दूसरे का यहां से खरीदेंगे, लेकिन आपको मैं बता के दे रहा हूं कि ये चीज आपको मिलेगी। तो भाई आज हम जो ये आपको दे रहे हैं ये डेमो क्लास है। किसकी? ये कोऑपरेटिव एक्ट और जो रूल्स है, देखो दोनों को मिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। हमारा जो मेन मोटिव है वो है बैंकिंग असिस्टेंट। देखो बीएम के लिए इसमें 40 नंबर का पेपर आएगा और उसमें ये मान के चलिए आपकी लगभग आपका 60 से 70% कोर्स कवर हो जाएगा। मैनेजर के लिए भाई बैंकिंग असिस्टेंट में जो क्लेरिकल है उस पार्ट में तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बाकी जो मैनेजर है उसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 70% कोर्स कवर हो जाएगा, 30% आपको पढ़ना है दूसरी जगह से। आप इसको सोच समझकर परचेज करें, फिर बाद में आप क्वेरीज करते रहें। ये पढ़ाएंगे कौन? तो भाई पढ़ाएंगे आपको रेखा मैम, जो कि सिलेक्टेड है आरएस में। हमने रिक्वेस्ट की मैम से कि मैम कोऑपरेटिव आप उसमें सहकारिता विभाग में भी है, आपसे बेहतर इसको कोई समझ नहीं सकता। देखो आज मैम की पहली क्लास थी जिस पर हमने कोशिश तो ये की थी कि स्टूडियो अवेलेबल हो जाए, हमने कोशिश भी की उसके लिए, लेकिन जब हम वहां गए तो हमने देखा कि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में खर्च हो रहा है। तो फिर बाद में हमने ये डिसाइड किया कि आप इसको पेनटेप पे पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पेनटेप पे भी बेहतर समझ पाएंगे। पहली क्लास है, ये दिन ब दिन इंप्रूवमेंट होगी। पहली क्लास में थोड़ा सेटिंग वेटिंग में भी थोड़ा सा इश्यू आया, लेकिन देखो डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे भी पूछूं कि भाई युगांडा के उपराष्ट्रपति कौन है, डेमो क्या होता है वो समझा। मैंने आपसे पूछा युगांडा के उपराष्ट्रपति कौन है, अगर आपको पता है तो आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कह दूं कि भाई अंबालाल चौधरी है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेटिव एक्ट भी ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। डेमो क्लास से मतलब है कि जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, वो हमें समझ आया या नहीं आया, ये है इसका सीधा सीधा मतलब। कि आपने जो एक क्लास में हमें समझाया, ये कोऑपरेटिव की संरचना क्या है, बेसिक संरचना क्या है, वो हमें समझ आई। इसके अलावा आपको कोई इश्यूज लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी क्लास एकदम शानदार आपको मिलने वाली है, एकदम बेसिक से। और सबसे खास बात कि आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, ठीक है। ऐप में भी ऐसे ही मिलेगी, वहां जाकर आप एक एक चीज का डेमो देख सकते हैं। मैं किस लिए आया हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई देखो, हमने कोर्सेज पर जो छूट रखी थी वो 15 तक रखी थी, लेकिन अब हमने इसको 1-2-3 दिन और बढ़ा दी है। तो देखो कोऑपरेटिव एक्ट का कंप्लीट कोर्स अगर आज आप लेते हो तो ये ओनली 199 में। देखो यार, इससे आज सस्ता ना कुछ नहीं हो सकता। एक 200 रुपए मूवी टिकट भी इससे ज्यादा का आता है, लेकिन ये 200 रुपए में पूरा कोऑपरेटिव एक्ट है। और ये छूट आपको केवल 18 नवंबर तक मिलेगी। देखो मैं चाहता तो इस कंप्लीट कोर्स जो कि केवल हमने 1499 रुपए का रखा है, इसकी भी आखिरी डेट जो है वो 18 ही है। इसके बाद में इसकी भी प्राइजेस बढ़ सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। 1499 में कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं हम लोग, जिसमें आपकी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, राजस्थान जी के है, कोऑपरेटिव एक्ट है। जिन बच्चों ने ये कोर्स परचेज कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है ये, तो वो इनमें से कोई भी कोर्स मत परचेज करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें आपको 10 फुल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 200-200 क्वेश्चन के आपको 10 टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था, आप बताइए मुझे। इसके अलावा इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपके अलग है कि हर टॉपिक के आपको कुछ ना कुछ टेस्ट दिए जाएंगे टॉपिक खत्म होने के बाद, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सको। कोऑपरेटिव एक्ट में भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको 10 टेस्ट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले ले लिया उनको भी, जो अब लेंगे 18 तक उनको भी 10 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। अकाउंटेंसी की बात है तो अकाउंटेंसी का भी ऑफर जो है वो 18 नवंबर तक है, 299 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन जब हमने इसको अप्लाई किया था, जब ये चीज, ये 2 कोर्स दिए थे, तो बच्चों ने ये भी कहा था कि सर हमें तो दोनों मिक्स चाहिए। तो देखो दोनों मिक्स अगर आप अलग अलग लेते हो तो ये 200 का, 300, 500 का पड़ता है। लेकिन अगर आप दोनों को एक जगह लेते हो
तो ये आपको सिर्फ 400 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन तीनों को चाहते हो, भाई आईबीपीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा एसबीआई की भी भर्ती आ गई है 8,773 पदों की। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि दोनों में से बेस्ट क्या है, आपको कोऑपरेटिव बैंक चूज करना चाहिए या आपको एसबीआई चूज करना चाहिए। इन जो आईबीपीएस या क्लरिकल की तैयारी करते हैं उन बच्चों की मैथ भी ठीक होती है, इंग्लिश भी ठीक होती है और रीजनिंग भी ठीक होती है। समस्या जो आती है वो आती है राजस्थान जीके में अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव एक्ट, जो इसमें है अभी। तो भाई इन तीनों के लिए भी अलग से एक सेपरेट कोर्स है, वो है 699 रुपए का। और ये ऑफर्स मैं आपको बता देता हूं 18 नवंबर तक है, ये आखिरी है, इसके बाद इस पर ऑफर नहीं मिलेगा। इसके बाद ये फुल पेमेंट जो है उतने में मिलेगी, 1149 में मिलेगी। तो आप ध्यान रख लेना भाई, बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। और एक हमने राजस्थान जीके के लिए सभी भर्तियों हेतु एक संपूर्ण राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन है, 80 टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हो गए इसमें, नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी शामिल हो गए। और ये ओनली 149 की है 18 तारीख तक। इसके बाद ये ऑफर्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो भाई आप ध्यान रखना, आपको एक्ट की डेमो क्लास भी मिल रही है आज, क्लास का आनंद लीजिए आप भरपूर, ठीक है। बहुत शानदार क्लास है, अल्टीमेट क्लास है। एक क्लास आप पूरी देखिए, बहुत सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक में हूं, मैंने इस क्लास को देख के कई चीजें सीखी है, क्योंकि मैं बैंक में हूं तो हमने बैंक में जो जो काम में आना है वो देख लिए। लेकिन इसके अंदरूनी, इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहां कहां से कैसे कैसे काम होता है, देखो टेक्निकल चीजें अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो टेक्निकल चीजें जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैम बताएंगे। तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएल क्लासेस में। आज राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की पहली क्लास यहाँ पर ली जा रही है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम रेखा ओसवाल है और मैं आरएस 2016 बैच से चयनित हूँ। सहकारिता सेवा में वर्तमान में एईओ के पद पर कार्यरत हूँ। आज क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अपने इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे और क्या आपको करना चाहिए, और थोड़ा सा एक्ट भी हम पढ़ेंगे, सहकारिता के बारे में हम जानेंगे और सहकारिता की जो एक त्रिस्तरीय संरचना है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताना चाहूँगी इस क्लास में, जिससे कि जब एक्ट को पढ़ें तो आपको जो माइनर चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं, तो आप इस एक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सहकारिता क्या है। सहकारिता के बारे में हम ये सोचते हैं, सबने यही एक अपना दिमाग बनाया हुआ है कि सहकारिता मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए किया गया कार्य। जबकि मेन उद्देश्य सहकारिता का क्या है, अगर हम इस पर गौर करें तो जब स्वतंत्रता प्राप्त की गई और सबसे ज्यादा जो व्यवसाय में लोग थे वो कृषक वर्ग था, उनका उत्थान करना एक प्रथम उद्देश्य था सरकार का कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनके लिए कृषि मंत्रालय का विकास किया गया कि कृषि मंत्रालय उनके सारी जानकारियां देगा और फिर अच्छी सी फसल हम प्राप्त कर पाएंगे। हरित क्रांति भी हमने इस बारे में देखी और बहुत सारे हमने इसमें विकास देखे। लेकिन सहकारिता सहकारिता क्यों आई, अगर हम इसको जाने कि सहकारिता कैसे आई, तो कृषि मंत्रालय और कृषक इन दोनों के बीच में सहकारिता है। सहकारिता का काम है कि कृषि मंत्रालय द्वारा जो भी टेक्निकल चीजें या जो भी चीजें ऐसी चीजें हैं जो फसल को अच्छी बनाएंगी, उन इनपुट्स को कृषक को प्रदान करना। इनपुट्स मतलब टेक्निकल चीज ये है कि बीज कोटेड होना चाहिए, फंगस नहीं लगनी चाहिए, ये कृषि मंत्रालय बताता है। और सहकारिता बीज उपलब्ध करवाता है। कृषि मंत्रालय ये बताता है कि ये खाद दो, ये खाद मत दो, ये खाद अच्छी होगी। सहकारिता आपको खाद उपलब्ध करवाता है। कृषक को, किसान जैसे है, उन्हें क्या चाहिए, फसल से पहले पैसे चाहिए होते हैं, वो कौन उपलब्ध करवाता है, सहकारिता। तो सहकारिता एक इनपुट प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है किसको, कृषकों को। और ये कोलैबोरेट एक ट्विन मंत्रालय, मतलब एक कोलैबोरेट मंत्रालय है जिसको हम कह सकते हैं, वो किसके अंतर्गत, मतलब किसका कोलैबोरेशन है, कृषि मंत्रालय का। तो अब मेन चीज है कि सहकारिता क्यों आई। अब बात करेंगे कि जब सहकारिता इन सब चीजों को आपको प्रदान कर रहा है तो कैसे प्रदान करेगा।
इसके लिए एक संरचना होगी। तो संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिस्तरीय संरचना हम देखेंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना में हम सबसे पहले देखेंगे जीएसएस। ये सबसे रूट लेवल पे होती है, जिसे हम कहते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति, या फिर हम कह सकते हैं इनको पैक्स। ठीक है, पैक्स होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये ग्राम स्तर पे होती हैं, 2-3 गांव में भी एक जगह हो सकती है, 5 गांवों में की भी एक हो सकती है। इसके ऊपर हमारी जो सोसाइटी काम करती है वो होती है सीसीबी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कहाँ पे होती है, जिला स्तर पर। उसके ऊपर अगर हम देखें कि कौन होता है, उसके ऊपर होती है अपेक्स बैंक। तो ये त्रिस्तरीय संरचना होती है। जो जीएसएस है या पैक्स है, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो सबसे छोटा है, वो ग्राम स्तर पर काम कर रही है, जबकि सीसीबी किस पे स्तर पे काम कर रही है, जिला स्तर पर काम कर रही है। और अपेक्स अपेक्स एक सबसे बड़ी बॉडी हो गई जो इन तीनों को क्या करेगी, नियंत्रित। लेकिन मेन कंट्रोल किस पे रहेगा इसका, सीसीबी पे। सीसीबी किस पे कंट्रोल करेगी, जीएसएस पे। जैसे कि हम जयपुर की अगर बात करें तो जीएसएस जयपुर में है 394 के लगभग। 394 जीएसएस किसके अंडर में आ गई, सीसीबी के। और फिर ये सीसीबी किसके अंडर में आ गई, अपेक्स बैंक के। अपेक्स बैंक एक ही है जो कि जयपुर में है, और बाकी हम अभी धीरे धीरे जब उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे। लेकिन आप एक छोटा सा इनको समझ लीजिए कि ये त्रिस्तरीय संरचना हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको पहले साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की। देखिए, जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 है वो आपके परीक्षा में आ रहा है 10 नंबर का। ठीक है, और अगर हम अच्छे तरीके से केवल इस एक्ट को पढ़ने में लग जाएंगे कि भाई इस एक्ट को हम अच्छे से घोंट लेंगे, पढ़ लेंगे, और तो इसको तो हम 50 क्लासेस में भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना है कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें वो चीजें ज्यादा पढ़नी है, उनके हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। वो मैं आप पे बताती चली जाऊंगी कि हम किस तरीके से इसको ईजी कर सकें। ठीक है, हमारा काम है इस पूरे एक्ट को इजी वे में समझना और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें लेके आना। अब जब हम बात करते हैं सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको सबसे पहले याद करनी है। क्या, कि एक तो अधिनियम, चलो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अधिनियम बनता कैसे है। तो अधिनियम बनता है, विधानसभा सबसे पहले से पारित करती है। ठीक है, विधानसभा किसको भेजेगी, गवर्नर को। गवर्नर किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब इसमें अनुमति दे देगा तो ये अधिनियम पारित माना जाएगा। तो जब इसको विधानसभा ने पास किया, गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने किसको भेजा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने इसको जब पारित किया या इसको अनुमति दी, वो दी 3 अक्टूबर 2002 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट ने कब अनुमति दी इसकी, 3 अक्टूबर 2002 को। तो क्या ये 3 अक्टूबर 2002 को लागू हो गया, नहीं। ये लागू तब जब ये पारित हो जाता है तो फिर राजस्थान सरकार ये निर्धारित करेगी कि इसे कब लागू करना है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ये गहलोत साहब ने ये निर्धारित किया कि हम इसको लागू करेंगे 14 नवंबर 2002 से, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। तो 2 चीज यहाँ पे आपको याद करनी पड़ गई कि एक तो 3 अक्टूबर 2002 ये इंपॉर्टेंट डेट है, एक है 14 नवंबर 2002 ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये आपको पता होनी चाहिए। एक चीज यहाँ पे बहुत ट्रिकी सा, अगर मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पे वो पूछ सकता है, वो ये है कि जब हम एक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये जो एक्ट है वो 2002 का अधिनियम 16, अधिनियम संख्यांक 16 है। ठीक है, ये 3 चीज मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिहाज से। एक, अनुमति कब मिली, तो 3 अक्टूबर 2002। लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2002। और ये क्या है, 2002 अधिनियम संख्यांक 16 है। ये जब भी हम इस एक्ट को पढ़ेंगे उसके सबसे ऊपर ये लाइनें होती हैं, इनको तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो हमें जो फैक्ट वाली चीजें है ना, उनको तो अच्छे से करना है कि हाँ, इनको आप एक शॉर्ट नोट बना के, हाँ भाई ये वाली चीजें हैं, इनको हम जल्दी जल्दी इसको लिख के और रिवाइज करते रहें तो आपके दिमाग में ये रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने एक्ट पे।
कि एक्ट पे अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो कोई भी एक्ट होता है सेक्शन 1 जो है उसमें हमेशा उसमें क्या रहेगा, उसका शॉर्ट नेम होगा, उसका कार्य क्षेत्र होगा कि वो कहाँ-कहाँ पर काम करेगा ऐसे। तो शॉर्ट नेम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 यही इसका नाम है। फिर बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र क्योंकि ये राजस्थान का अधिनियम है, विधानसभा ने इसको पारित किया है तो ये संपूर्ण राजस्थान में काम करेगा। ठीक है। अब जो सेक्शन 2 है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसी तारीख से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, तो वो अधिसूचना वही है कि 3 अक्टूबर 2002 को पारित हुआ, 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सेक्शन 2 है इसकी डेफिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अगर जो डेफिनेशंस है ये हमें पता होगी तो हम एक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। उसमें जब भी एक्ट में जो चीजें आएंगी, जैसे वहां पे लिखा हुआ आएगा शीर्ष सहकारी बैंक, अगर आपको पता ही नहीं है शीर्ष सहकारी बैंक क्या होती है तो वो चीज आप वहां पे नहीं समझ पाएंगे। तो सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। अब हम आज डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी कि कोऑपरेटिव में जो त्रिस्तरीय संरचना है उसमें सबसे ऊपर होता है अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। ये शीर्ष सोसाइटी है किसकी, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो जिला स्तर पर उन सबको क्या करेगी, नियंत्रित करेगी, उन्हें निर्देश देगी। तो ये क्या है, इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि ये क्या है, परिसंघीय निकाय है, ये फेडरल बॉडी है। आपसे सीधे पूछेगा कि अपेक्स बैंक है फेडरल बॉडी, एक अपेक्स बॉडी, एक कार्य करने, मतलब इसमें 2-3 ऑप्शन दे देगा तो आपको उस पर टिक करना है कि ये परिसंघीय निकाय है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि शीर्ष सहकारी बैंक है और परिसंघीय निकाय फेडरल बॉडी है। अपेक्स बैंक एक ही है जो कि स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है शीर्ष सोसाइटी। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, शीर्ष सहकारी बैंक, और अब पढ़ रहे हैं हम शीर्ष सोसाइटी। यहाँ पे सीधा सा आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो अपेक्स बैंक है वो ही शीर्ष सोसाइटी है, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड हुआ ना, तो रजिस्टर्ड किसके उससे हुआ, वो सोसाइटी के तहत, वो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2001 के तहत वहां पे रजिस्टर्ड हुआ है। तो जब कोई सोसाइटी बैंक का काम करने लग जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, बैंक, और सोसाइटी का काम तो वो कर ही रही है। ठीक है। तो यहाँ पे है ये एक ही चीज, लेकिन काम के स्तर पे हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो उसको शीर्ष सोसाइटी कह रहे हैं और एक जगह हम उसको बैंक कह रहे हैं। सहकारी सोसाइटी नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे तो सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र आ जाएगा कि इसका कार्य क्षेत्र, तो सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र वही होगा जब रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हम उसमें कार्य क्षेत्र भरेंगे। जैसे अपेक्स बैंक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, राजस्थान। सीसीबी है, इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, जिला। जीएसएस है, इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, जितने भी ग्राम स्तर पे वो बनाई जा रही है, जिस भी चीज के लिए वो वहां पे रजिस्टर्ड हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे उपविधियां, बायलॉज। के बायलॉज क्या होते हैं, बायलॉज का मतलब है कि कोई भी सोसाइटी अगर बन रही है तो उसके कुछ नियम होंगे। देखिए हम कोई भी संस्था बनाते हैं या हम कुछ भी बनाते हैं तो हम उसके कुछ नियम बनाते हैं, वही नियम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, बायलॉज बोल देंगे। जब भी हम कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के समय वहां पे एक होते हैं उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, इसके नियम क्या है, किस नियम के तहत ये काम करेगा, कि इसमें ये सदस्य होंगे, इसमें इतनी हिस्सा राशि होगी, इसमें मेंबर इस तरीके के होंगे, इसमें हम ये काम करेंगे, तो दैट इज बायलॉज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय सोसाइटीज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय संरचना होती है, तो अपेक्स बैंक हम पढ़ लिए, उसको बोलते हैं शीर्ष सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सहकारी बैंक। जो दूसरा होता है सीसीबी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वही हो रहा है सेंट्रल सोसाइटीज। ठीक है। तो सेंट्रल सोसाइटीज यानी कि जिला स्तर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें हम केंद्रीय सोसाइटी कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि केंद्रीय सोसाइटी का मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर का है, यहाँ पे जिला स्तर पर होती हैं केंद्रीय सोसाइटीज। ठीक है। और उनका क्या होता है मुख्य उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इनके नीचे सोसाइटीज हैं, जैसे कि मैं जयपुर की बात कर रही थी कि जयपुर में 394 पैक्स हैं या 394 जीएसएस हैं, तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनको कंट्रोल करेगा सीसीबी। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक सीसीबी, वही बात हो गई कि केंद्रीय सहकारी बैंक के केंद्रीय सोसाइटी की जब सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई
तो वो क्या थी, सोसाइटी। लेकिन अगर वही सोसाइटी बैंक का या वित्तीय कोई काम करेगी तो वो कहलाएगी केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्या होता है कि ये कोई भी जैसे समिति है उसके अधीक्षण का काम करेगा, उसके नियंत्रण का काम करेगा और निर्देशों के अधीन रहते हुए क्या करेगा, सोसाइटी का प्रबंधन करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं सीसीबी की। सीसीबी में हम क्या लगाते हैं, एमडी। एमडी क्या करता है, एमडी डिसाइड करता है कि ये सीसीबी जो इसके नियम हैं उनके तहत चले, उसके तहत हम इसको आगे ले जाएं। हम जो पैक्स हैं उन पे निर्देश दें कि हमें ये काम करने हैं, राज्य सरकार की ये योजनाएं हैं, इनको हमें लागू करना है। इसका मतलब इसका जिम्मा किसको है, एमडी को, दैट इज मुख्य कार्यपालक अधिकारी। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख उद्देश्य, कि इनके उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य इनके, जो भी सोसाइटी बनेगी वो अपने उद्देश्य खुद निर्धारित करेगी कि वो किस उद्देश्य से वहां पे बनाई गई है। तो मेनली कोई भी जो उसके उद्देश्य हैं, जैसे कि मेनली सहकारिता को हम आगे बढ़ाने, भाई सहकारिता के लिए है ये सोसाइटी, तो सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उद्देश्य वो निर्धारित करेंगे वो इसमें आ जाएंगे कि प्रमुख उद्देश्य उसके ये हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्टर। अब कलेक्टर तो देखो, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है जो कि कब बना था, 1956, उसकी धारा 20 में इस के अधीन हम कलेक्टर की नियुक्ति करते हैं। तो आगे कलेक्टर का इसमें हम पढ़ेंगे रोल, के कलेक्टर का रोल क्या है, एज ए प्रशासक हम उनको लगा सकते हैं, और कहाँ पे जब बोर्ड भंग हो जाता है तो कलेक्टर को लगाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि यहाँ पे कलेक्टर भी आएगा, तो उसकी डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समिति। तो देखिए, समितियां जो अभी हमने पढ़ा कि सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है के सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है। तो ये जो समिति है ना, ये समिति रजिस्टर्ड होगी, उसके आधार पर ये विभक्त हो जाएगी। बने रजिस्टर्ड तो समिति के हिसाब से हो रही है। अब सहकारी समिति बनाई जा सकती है जिसे हम जीएसएस कहते हैं, सेंट्रल सोसाइटी बनाई जा सकती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सीसीबी कह रहे हैं, शीर्ष सोसाइटी बनाई जा सकती है। लेकिन मेनली तो वो क्या है, समिति, क्योंकि वो क्या हो रही है, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड किसके तहत हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है वो राजस्थान सहकारिता रजिस्ट्रेशन 2001 के तहत। ठीक है, ये अभी जब हम एक्ट में आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी का मतलब है, क्योंकि सहकारिता के अंतर्गत हम इनको रजिस्टर्ड करेंगे तो इसलिए ये आ जाएंगी सहकारी सोसाइटी में। जो सोसाइटी है, मैंने आपको पहले बताया, सोसाइटी दो तरीके की होती हैं। देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीज इसमें बताना चाहूंगी कि जो सोसाइटी होती है, ये तो सहकारी सोसाइटी में है जीएसएस, पैक्स, ईआरई, और सोसाइटी एनजीओ, और ये भी होती हैं जो भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है सहकारिता का ही, एक 1958 एक्ट, उसके तहत भी उसमें हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सहकारी सोसाइटी आप समझ गए। नेक्स्ट आता है परिसीमन दायित्व वाली सहकारी समिति। मतलब जो सहकारी सोसाइटी होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है लिमिटेड लायबिलिटीज और एक होती हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों को मैं एक साथ ही बता देती हूँ, डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे। लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड जो लायबिलिटीज है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आता है परिसमापन पे। अब परिसमापन क्या होता है, परिसमापन होता है डिसॉल्व, कि जब कोई भी सोसाइटी डिसॉल्व हो रही हो या भंग हो रही हो तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उस टाइम ये काम आती है लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जैसे कि जो लिमिटेड लायबिलिटीज हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य, अगर जैसे किसी ने शेयर लगाया या शेयर पूंजी उसकी 1000 रुपए है, ठीक है, तो जब ये भंग होगी तो उसकी लायबिलिटीज अगर बढ़ जाती हैं कि भाई लायबिलिटीज की बहुत ज्यादा है, क्योंकि भंग अपन कब करेंगे, जब या तो उसमें बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा या फिर वो उसमें बहुत मतलब उधार या ये चीजें आ जाएंगी, तभी उस सोसाइटी को हम बंद करेंगे, क्योंकि उसमें हम लाभ नहीं कमा पा रहे। तो उसमें जो लायबिलिटीज है, लिमिटेड जो सोसाइटी है वो 1000 रुपए जैसे माना, तो वो केवल इसके 5 गुना तक ही दायित्व है उसका, कि वो 5000 रुपए तक ही चुकाएगा, इसके बाद नहीं चुकाएगा। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटीज।
जो भी गवर्नमेंट एडेड सोसाइटीज हैं वो ज्यादातर लिमिटेड लायबिलिटीज वाली होती हैं, जैसे जो सीसीबी या पैक्स बैंक, ये सब क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटीज वाली होती हैं। और जो सेकंड सोसाइटीज हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली, उसमें ये है कि अगर जो देनदारी या लायबिलिटीज हैं वो चाहे कितनी भी हो, उसको कौन चुकाएगा, उसके जो सदस्य हैं वो, और इनका कोई भी ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि भाई इस लिमिटेशन से ज्यादा नहीं, चाहे उनका घर बिक जाए, चाहे उनकी पूरी संपत्ति बिक जाए, उनको वो लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी। दैट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटीज सहकारी सोसाइटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्यपालक अधिकारी की। ठीक है, कार्यपालक अधिकारी जैसे अभी हमने पहले पढ़ा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अब यहाँ पे है कार्यपालक अधिकारी। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक ये टर्म जोड़ी है इसने, धारा 29 की उपधारा 02 के अधीन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो भी धारा 29 में भी हम पढ़ेंगे कि कार्यपालक अधिकारी कब लगाया जाता है। देखो, कार्यपालक अधिकारी का मेन काम तो ये है कि भाई वो अधीक्षण करेगा, नियंत्रण करेगा और निर्देशों के अधीन काम करेगा, लेकिन कार्यपालक अधिकारी कब लगाया जाता है तो ये हम धारा 29 में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब भी गवर्नमेंट अपना एक कुछ हिस्सा, ठीक है, अपना कुछ पैसा, जो कि एक अमाउंट है शायद 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर कोई भी गवर्नमेंट का पैसा कहीं पे लगा हुआ है तो वो वहां पे कार्यपालक अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि धारा 29 की उपधारा 2 तो भाई कार्यपालक अधिकारी किसके तहत लगाया जा सकता है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कि कितना पैसा, 5 लाख, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे है कुटुंब, कि कुटुंब में कौन कौन है। तो देखो, कुटुंब में पति पत्नी और उन पर आश्रित संतान तो है ही, साथ में ये पति की विधवा माता, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहां पे वो ऑप्शन देगा कि यहाँ पे कौन कौन आएगा, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि पति की विधवा माता, क्योंकि वो डिपेंडेबल है उस व्यक्ति पर। ठीक है, तो इसलिए वो भी किसमें आएगी, कुटुंब में आएगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वित्तीय बैंक की, कि जो भी जैसे जो धन उधार देना है ना, कोई भी मतलब वित्तीय से संबंधित काम करेगा वो क्या है, वित्तीय बैंक है। तो ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थानों को धन उधार देना है, जिसमें भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित है। देखो, मैं यहाँ पे ना आपको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, आपको बार बार फिर समझ ले ये भूमि विकास बैंक क्या हो गया। अभी तो हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम एपेक्स। तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लो कि ये चीजें हैं क्या। एपेक्स बैंक मैंने आपको बताया शीर्ष बैंक है, ठीक है, ये शीर्ष बैंक इनका भी है, पीएलडीबी का भी। अब पीएलडीबी यानी कि भूमि विकास बैंक। देखो, सीसीबी जो है ये है लघु अवधि के ऋण प्रदान करने के, और जो पीएलडीबी है ये है दीर्घ अवधि के ऋण प्रदान करने के लिए। यही इन दोनों में डिफरेंस है, और ये दोनों बिल्कुल, सीसीबी अलग है, पीएलडीबी अलग है, लेकिन इनकी जो बैंक वो है वो अपेक्स बैंक ही है। ठीक है, आगे चलें। सरकार, अब सरकार तो आपको पता ही है, राज्य सरकार, यहाँ पे इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट, मेंबर। ठीक है, तो देखो जो ये मेंबर है ना, कि मेंबर कैसे बनेंगे, तो मेंबर हमेशा बायलॉज में लिखा हुआ होता है कि कौन इसके मेंबर्स बनेंगे, कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं। और बायलॉज ये सब कैसे डिसाइड करेंगे, बायलॉज कब हम डिसाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन के तहत। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आवेदन हम करते हैं और उसमें बताते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का नाम है, ये इसके नियम है, इस नियम के तहत ये इन जो है इनको हम सदस्य बनाएंगे और इनको हम सदस्य नहीं बनाएंगे। तो उपविधि यानी कि बायलॉज के अनुसार सदस्य बनाए जाने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कहलाएगा, मेंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल बैंक। तो नेशनल जो बैंक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाता है नाबार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और ये अधिनियम तो हमें पता ही है 1981 के तहत है। तो नाबार्ड का भी इस एक्ट में है कि भाई क्या इसका काम है, नाबार्ड आएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट चलते हैं पदाधिकारी के, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे चाहे पैक्स हो, चाहे सीसीबी हो, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, इनके पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होता है, इनमें उपाध्यक्ष होता है, इनमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं। वो भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। तो इधर यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है किसकी,
पदाधिकारी की, कि भाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, वो क्या है, पदाधिकारी। नेक्स्ट है अधिकारी। अधिकारी से देखो, पदाधिकारी और अधिकारी, यहाँ पे डिफरेंस केवल इतना है कि उसमें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था, यहाँ पे प्रशासक या समापक या कोई सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन सबको भी यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि प्रशासक, समापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे लगाए जाते हैं, कैसे नहीं लगाए जाते, वो एक्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी बताया आपको, जो नीचे के लेवल पे हम काम करते हैं वो क्या होती है, टैक्स, या फिर हम इनको बोल देते हैं GSS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड ग 4 के अधीन काम करती है। मतलब कि इसमें हम अभी आगे जब पढ़ेंगे ये धारा 5 क्या है, तो ये रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम कुछ नियम ऐसे रखेंगे कि ये जो साख संबंधी काम है वो भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन में रखेंगे कि ये धारा 5 के खंड ग 4 के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम काम करेंगे, तो नेक्स्ट है प्राइमरी सोसाइटीज। प्राइमरी सोसाइटीज वही GSS या टैक्स। ऐसी सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी है ना केंद्रीय सोसाइटी है, और जो प्रमुख रूप से सदस्यों के रूप में व्यक्तियों द्वारा गठित की गई है। यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके जो मेंबर्स होंगे, आपस में मेंबर्स मिलके सबसे पहले क्या बनाएंगे, पैक्स या GSS, ठीक है। और वो क्या कहलाएंगी, प्राइमरी सोसाइटीज। प्राइमरी सोसाइटीज जब बहुत सारी प्राइमरी सोसाइटीज मिलके जब इनका नियंत्रण का काम आएगा तो वो करेंगी CCBs, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नियम प्रिस्क्राइब, यानी कि नियम क्या क्या है। विहित का मतलब है कि ये नियम है, जिन नियमों के तहत हम कुछ भी काम करेंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रार। देखो रजिस्ट्रार क्या होता है, रजिस्ट्रार जैसे हमारा सहकारिता सेवा है, तो सहकारिता सेवा में जो मेन मुख्य अधिकारी होगा सबसे ऊपर, वो होता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार एक IAS लेवल का व्यक्ति होता है, और उसको कौन नियुक्त करता है, उसको सरकार नियुक्त करती है, ठीक है। और रजिस्ट्रार के पास समस्त शक्तियां होती हैं, जो इस एक्ट में जितनी भी शक्तियां दी गई है ना, वो पूर्ण रूप से विहित हैं रजिस्ट्रार में, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फिर रजिस्ट्रार किस तरीके से उनको डेलीगेट करता है, किस किस को डेलीगेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि अब हम इतने यहाँ पे बैंक का कर रहे हैं तो इनके रेगुलेशन के लिए भी यहाँ पे RBI का काम आ जाएगा कि भारतीय बैंक अधिनियम 1934 केंद्रीय सहकारी धारा 3 के अधीन ये स्थापित है भारतीय रिजर्व बैंक की। इसकी डेफिनेशन दे रखी है भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट राजस्व अपील अधिकारी, तो ये तो राजस्व जो रेवेन्यू वाली जो चीज है, रेवेन्यू के लिए अधिनियम बना हुआ है भू राजस्व अधिनियम, ठीक है, 1956 में जो बना था, तो उसकी धारा 20 के तहत ये राजस्व अपील प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट नियम, अधिनियम के अधीन जो भी हम, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एक्ट क्या है, अधिनियम। अधिनियम लागू हो गया 2002 में, कब, 14 अक्टूबर और 14 नवंबर 2002 को। लेकिन क्या ये एक्ट ही है क्या, नहीं। एक्ट जब बन गए उसके बाद आए रूल्स। कोई भी एक्ट है, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन आ गया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये रजिस्ट्रेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन में हम रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन करेगा, आवेदन होंगे ये सब, लेकिन रूल्स बताएगा कि 2 प्रतियों में आवेदन होंगे, इसमें कमजोर वर्ग को भी आपको शामिल करना होगा, इसमें ये चीजें भी आपको ऐड करनी होगी, तो दैट इज रूल्स। एक्ट अलग है, रूल्स अलग हैं, लेकिन अगर कभी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए एक्ट और रूल्स में तो कौन ऊपर रहेगा, एक्ट, ठीक है। तो वो बताया गया है रूल्स, नियम। आगे हम चलते हैं, आगे है स्पेशल रिजोल्यूशन या विशेष संकल्प। देखिए कि जब भी देखो, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि विशेष संकल्प क्या होता है,
कि मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, और जब वोटिंग करने आए उनके 2/3 से अधिक का अनुमोदन जब प्राप्त हो जाता है तो वो होता है विशेष संकल्प। विशेष संकल्प मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब प्रस्ताव पारित करते हैं तो प्रस्ताव हमेशा विशेष संकल्प से पारित करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन में आपको ये याद रखना है कि जो भी इसके मत देने वाले हैं उनका 50% से अधिक, और जब मत देने आ गए उनके 2/3 से अधिक का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखनी है होमोजेनस ग्रुप, सजातीय समूह। एक जैसे लोग जो होंगे वो सजातीय समूह कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे लोग हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, और अपने जो बचत जो पैसा है उसको बचत करने के लिए बना रहे हैं, और परस्पर क्या दे रहे हैं उसको उधार दे सकते हैं वो, और स्वेच्छा से वो बनाते हैं। देखो, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सजातीय और एक स्वेच्छा से बनाया गया सजातीय समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट, लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो लघु अवधि की सहकारी साख संरचना सोसाइटीज हैं वो है सीसीबी। शीर्ष स्तर पर अपेक्स, केंद्रीय स्तर पर या प्राथमिक केंद्रीय स्तर पर सीसीबीज, जो कि किस पे होती हैं, जिला स्तर पर। देखो, यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि केंद्रीय स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर मतलब जिला स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर अपनी जीएसएस। ये क्या करती हैं, ये कम टाइम के लिए पैसा देती हैं, जैसे कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए, जैसे वो रबी का लोन दिया जाता है, खरीफ का लोन दिया जाता है, और जैसे 1 वर्ष के लिए हम यहाँ पे पैसा देते हैं। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया लोन है। तो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल। ये धारा 105 के तहत हम गठित करते हैं किसको, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल क्या है, ट्रिब्यूनल इसको हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकरण होता है ये। इसको सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत हम क्या करेंगे, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण एक निर्माण करेंगे। एक ये अलग से एक भाग है इसका, ठीक है। उसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकरण क्या होता है। इसमें आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि अधिकरण में जैसे कि कोई मामला फंस जाए, जैसे कोई रजिस्ट्रार है, अगर उसने कोई नियम दे दिया तो वो ये नहीं है कि उसने अगर वो दे दिया तो वो बस हो गया, अंतिम है। अगर किसी को ये लगता है कि ये एक्ट के तहत उसने निर्णय नहीं दिया है तो वो जाता है ट्रिब्यूनल में, ठीक है। अब वो ट्रिब्यूनल में किस नियम के तहत, किस सेक्शन के तहत जाता है, तो वो जाता है 105 के तहत। वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे। चलिए आगे, कमजोर वर्ग। ये यहाँ पे इसको परिभाषित किया है कि भाई भूमिहीन कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमांत कृषक, लघु कृषक। तो कमजोर वर्ग जो हैं क्या क्या उनमें आएंगे, इसको यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में बताया है। आगे चलते हैं। आगे है, शायद ये लास्ट डेफिनेशन होगी, वर्ष। वर्ष मतलब के 12 मास की अभिप्रेत है, एक लेके रखने के लिए कि भाई जो भी कोई जीएसएस है या सीसीबी है उसमें 1 साल का अवधि होगी और उसके बाद उसकी ऑडिट करवाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखा है कि वर्ष जो रखा है वो 1 साल का ही रखा है, और ये हमेशा ऐसा रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में उसके आप में ऑडिट करवानी पड़ेगी। फिर उस ऑडिट का भी हम देखते हैं कि भाई ऑडिट उसने करवा ली नहीं करवा ली, सही करवाई है या नहीं करवाई। तो ये हो गया वर्ष। तो यहाँ पे हमारी सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज मुझे लगता है कि इतना ही ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार आप इन सबको पढ़ लीजिए। ये टर्म्स जो हैं बार बार आपके आती रहेंगी, और अगर ये टर्म्स एक बार आपको आ जाएंगी तो आपको एक्ट को समझने में इजी रहेगा। तो अब आज जब ये क्लास स्टार्ट हो ही गई है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं इसको। तो सभी को धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।